नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। तो हम लोग यहाँ पे टेस्ट सीरीज देख रहे थे और टेस्ट सीरीज में एक जो है टेस्ट सीरीज कराया गया था। अभी हाल फिलहाल जो है यूपीएससी से रिलेटेड यदि बात करें तो कोई टेस्ट सीरीज आपको नहीं मिल पा रहा था। बहुत सारे लोगों का कमेंट भी था कि इसका टेस्ट सीरीज कंटिन्यू कीजिए। तो अभी हाल फिलहाल देखें तो आपका बीपीएससी 69 को लेके एग्जाम था, तो उसको टारगेट करके जो है काम किया जा रहा था। लेकिन मैं जैसे कि बताया था कि आपको टेस्ट सीरीज कराया जाएगा और इतना सारा टेस्ट सीरीज करा दिया जाएगा कि आपके लिए बिल्कुल ही सफिशियंट होगा। देखिए, आप जिस भी बुक कंटेंट से, जहाँ जिस भी मटेरियल से आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप अपना प्रिपरेशन करते रहिए। और ये यूपीएससी 2024 के लिए टेस्ट सीरीज है आपका। और वैसे मैं बात करूं तो आजकल जो है, यदि आप कोई स्टेट पीसीएस लिख रहे हैं तो वहाँ भी अब अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये टेस्ट सीरीज केवल यूपीएससी 2024 के लिए है। ठीक है। ये आप जैसे यूपी में आप यूपी पीसीएस लिखने वाले हैं, या कोई भी स्टेट पीसीएस है, बिहार पीसीएस हो गया, या अन्य एग्जाम, वहाँ पे काफ़ी जो है आपका बेहतर रहने वाला है। तो इसका जो है टेस्ट नंबर 1 विजन आईएएस की अगर बात करें, ये विजन आईएएस का टेस्ट है। इसका टेस्ट नंबर 1 हम 10-10 क्वेश्चन के फॉर्मेट में आज 7 पार्ट में यहाँ पे अपलोड किए हैं। यहाँ पे प्ले लिस्ट में आप यूपी आपका पीएससी सेक्शन में जैसे जाएंगे, यूपीएससी सेक्शन 2024, तो वहाँ पे आप जो है पार्ट 1 पार्ट 2 करके इसका साथ जो है यहाँ पे, यानी 70 क्वेश्चन वहाँ पे डिस्कस कर दिया गया था। और 20-30 क्वेश्चन वहाँ पे डिस्कस नहीं कर पाए थे, तो उसको हम कर देंगे अलग से सेपरेट। आज हम लोग इसका टेस्ट नंबर ये 2 देखने वाले हैं। टेस्ट नंबर इसका ये 2 है और ये भारतीय राज्य व्यवस्था के ऊपर है। और सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में आपको, चाहे प्रेसिडेंट हो गया, आपका वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर हो गया, सेंट्रल जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करें, या पार्लियामेंट संसद में जो है जो भी बॉडी आती है सारी इसके बारे में। इसके साथ स्टेट गवर्नमेंट हो गया आपका। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट में आपका गवर्नर हो गया, चीफ मिनिस्टर हो गया, या स्टेट काउंसिल सब मिनिस्टर हो गया, ये सब चीज़ें हो गई। इसके अलावा इंडल जो है फेडरलिज्म एंड सेंटर स्टेट का रिलेशन, जो केंद्र राज्य संबंध होता है। साथ साथ लोकल जो है गवर्नमेंट के बारे में, यानी पंचायती राज या लोकल अर्बन गवर्नमेंट के बारे में इसमें जो है प्रश्न बनाए गए हैं। साथ साथ आपका जुडिशियल हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, सबऑर्डिनेट कोर्ट हो गया, और इलेक्शन हो गया। एक मैं काम करूंगा, आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप में इसका टेस्ट का सिलेबस आपको अपलोड कर दूंगा, जो कि आने वाले समय में जो टेस्ट होने वाला है, आप चाहें तो प्रिपेयर कर सकते हैं और मेरे साथ पैरेलली जो है टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैं बिल्कुल आपके सफिशिएंट टाइम दूंगा। टेस्ट सीरीज का ये जो आपका लेंथ है, थोड़ा सा इस टेस्ट का लंबा हो सकता है, बट हम लोग ऐसे काम करेंगे कि इफेक्टिव काम करेंगे। कि टेस्ट का मतलब ये होता है कि आप दें और उसे कुछ सीखें। ऐसा नहीं देखें आंसर इसका किए और चले गए। आज जो है प्रश्नों का स्तर बहुत बदल गया है, तो आपको एक पेरीमीटर में काम करना होगा। एक प्रश्न आप जब भी कर रहे हैं तो उसके पेरीमीटर में, उसके इर्द गिर्द क्या क्या और प्रश्न बनाए जा सकते हैं, ये सारा कुछ जो है रिवीजन करते हुए अगर आगे बढ़ा जाए तो ये बेहतर एक अप्रोच होगा। और इसी तरीके से टेस्ट सीरीज देना चाहिए। बाकी आप दूसरे तरीके से अगर टेस्ट सीरीज दे रहे हैं तो बाकी वो आपकी मर्जी। क्वेश्चन करे बस आंसर करे, हम बहुत सारा टेस्ट लगा लिए, 100 टेस्ट लगा लिए, लेकिन आप सीखे कितना? ठीक है, प्रश्न ये है। तो टेस्ट का मतलब ये होता है सीखना। आपको आता है आप रिवीजन करेंगे, उसका रिवीजन भी सीखने का एक प्रोसेस ही होता है। आपको नहीं आता है, आप अपना कंसेप्ट को क्या करेंगे, बिल्ड करेंगे पहले से ज़्यादा। अब बहुत सारी बातें होगी, आप टेस्ट देने के बाद आपको नहीं पता होगा, तो ऐसे में टेस्ट काफ़ी जो है आपके लिए इफेक्टिव रहेगा। ठीक है। तो आज हम लोग इसका टेस्ट नंबर 2 करेंगे। साथ साथ देखेंगे तो रेफरेंस की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं क्लास 11th का आपका एनसीईआरटी हो गया, इंडियन कंस्टिट्यूट नेटवर्क, और आपका इंडियन पॉलिटी हो गया लक्ष्मीकांत का। साथ साथ इस टेस्ट में जो है आपको करंट अफेयर भी आपको कवर किया गया है। और करंट अफेयर आपको जनवरी का, यानी एक टेस्ट में जो है एक मंथ का यहाँ पे करंट अफेयर आपको कवर किया जाता है, और ऐसे में जनवरी मंथ का करंट अफेयर आपको इसमें देखने को मिलेगा। चलिए, तो ये आज अच्छा, एक बात आप लोग से बस फीडबैक चाहिए हमें, कि आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि टेस्ट सीरीज जो है आपको पार्ट वाइज अपलोड किया जाए या फुल लेंथ अपलोड किया जाए। यानी कहने का मतलब 100 प्रश्न है इसमें आपका, तो 2 सेट में इसको हम बना दें, या आपको 3 सेट में बना दें, या 1 सेट में बनाए, यानी एट ए टाइम एक बार। अब ऐसे क्या होगा, एक बार करेंगे और अधिक एक्सप्लेनेशन के साथ अगर आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो टेस्ट सीरीज का लेंथ तो लंबा होगा। इसमें कोई जो है, अब मेरे को पता नहीं कि कितने टाइम में बनेगा, लेकिन अगर एक्सप्लेन करके बनाया जाए तो मान के चले कि 2 घंटा से तो अधिक ही लगेगा, 3 घंटा भी लग सकता है। ठीक है, लेकिन वो काफ़ी इफेक्टिव रहेगा अगर एक्सप्लेन वे में अगर काम करते हैं तो। ठीक, तो आप लोग बस कमेंट करके बता देंगे कि पार्ट वाइज, या आप चाहते हैं जो है बिल्कुल ही एक टेस्ट में जो है पूरा फिनिश किया जाए। चलिए, तो बाकी इससे पहले भी यूपीएससी 2023 को लेकर टेस्ट
किया गया था। तो आप यूपीएससी 2023 जैसे लिखेंगे प्ले लिस्ट में देखेंगे तो आपको सीक्वेंस में टेस्ट मिल जाएगा। चाहे यूपी पीसीएस की बात करें, ठीक है, बिहार पीसीएस में भी अभी कुछ टेस्ट कराया गया था। उसके अलावा करंट अफेयर के लिए भी काम किया गया था। उसमें घटना चक्र का जो आपका वार्षिकी मैगजीन आया था उसको डेप्थ में प्री और मेंस दोनों नजरिए से उसको कवर किया गया था। ये सब चीज़ें हैं। बाकी रिवीजन वगैरह भी करना चाहते हैं तो जैसे मैराथन क्लास के माध्यम से जो है, लाइव क्लास के माध्यम से कुछ पॉलिटी वगैरह का, आपका मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, साइंस वगैरह का रिवीजन यहाँ पे कराया गया था। तो आप जाएंगे इस चैनल के प्लेलिस्ट पे, आप देख सकते हैं, आपका जो भी काम का वीडियो है आप देख सकते हैं। बाकी इस लेक्चर को, इस कंटेंट को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर देंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस अच्छे कंटेंट से जो है और आपको लाभान्वित हो सकें। ठीक है, तो ये चूंकि आज स्टार्ट है और मैं कोशिश करूंगा कि सप्ताह में जो है आपको 2 टेस्ट जो है प्रोवाइड किया जाए। अभी जो हाल फिलहाल, चूंकि अभी आपके एग्जामिनेशन में काफ़ी वक्त है, तो वैसे में जो है 2 टेस्ट आपको प्रोवाइड किया जाए, कोशिश करूंगा। ये टेस्ट आपका हो सकता है दृष्टि आईएएस का, साथ साथ आपका विजन का हो सकता है, धी आईएएस का होता है, ये सब, और संस्कृति आईएएस हो गया। तो हिंदी माध्यम में जो भी आपको बेस्ट टेस्ट अवेलेबल है वो हम कोशिश करेंगे करने की। चलिए, तो ये बातें हो गई। अब चूंकि पहला था तो थोड़ा सा बात तो बनता ही था। ठीक है, चलिए, अब आप लोग जो है, अच्छा, पीडीएफ की जहाँ तक की बात रही, तो पीडीएफ के लिए थोड़ा सा आप लोग वेट करेंगे, थोड़ा पैसेंस रखेंगे, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। अभी तक जितना भी टेस्ट कराया गया है यहाँ पे सारा पीडीएफ आप लोगों को दिया गया है। चाहे कोई भी टेस्ट सीरीज हम यूपीएससी किए हैं या यूपीपीसीएस किए हैं, थोड़ा सा पैसेंस रखेंगे, आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो एक एक करके प्रश्न करते हैं। आप साथ पैरेलली मेरे साथ अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि आपको जो है कितना प्रश्न आप सही कर पा रहे हैं। तो आप ऐसे में क्या कर सकते हैं, आप ओएमआर शीट लिख सकते हैं, नहीं तो एक से लेके आप नंबरिंग कर ले। ठीक है, 1 2 3 करके ऐसे नंबरिंग कर ले और आंसर करें मेरे साथ पैरेलली। ठीक है, और नहीं आता है फिर उसको गलत करेंगे, ये सही तरीका है। देखिए, एनालिसिस बहुत ज़्यादा जरूरी है, टेस्ट देने से भी अधिक जरूरी है। प्रश्न संख्या 1 देखिए, पहला क्या है, भारत के उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी कभी कंफ्यूजन बनता है हिंदी माध्यम में, तुरंत इसका इंग्लिश वाला देख लेंगे। तो इस सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात की जा रही है। भारत के जो है उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन संविधान के लागू होने के साथ ही हुआ था। स्वतंत्रता के बाद उच्चतम न्यायालय ने अपील के सर्वोच्च न्यायालय के रूप में ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल का स्थान लिया था। इसमें बताना है कि बताइए कौन सा सही है। ठीक है, आप आंसर जो है इसका कीजिए। देखिए, अगर पहले स्टेटमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट तो आपका गलत है। ठीक है, भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन संविधान के लागू होने के साथ, यहाँ पे साथ वर्ड यूज किया है। देखिए, भारत का संविधान कब लागू होता है आपका, तो 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, ये सभी को पता होगा। और ये अपना जो उच्चतम न्यायालय वाला, ठीक है, ये जो है आपका 28 जनवरी 1950 को। तो ये 28 जनवरी 1950 को हुआ था। ऐसे में तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। ठीक है, आप देख सकते हैं, पहला स्टेटमेंट यदि गलत होता है तो सी आपका स्टेटमेंट जो है ऐसे ही चला गया, ये ऑप्शन आप एलिमिनेट कर दिए। अब आपके पास बी और डी ही बचा हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए दूसरा स्टेटमेंट, स्वतंत्रता के बाद उच्चतम न्यायालय का अपील के सर्वोच्च न्यायालय के रूप में ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल का स्थान लिया। तो ये बात सही है, तो ऐसे यहाँ पे आंसर आपका क्या बन जाएगा, ऑप्शन बी बन जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे भारत के अगर न्यायपालिका की बात करेंगे तो भारत में एकीकृत न्यायपालिका है। ठीक है, जबकि वहीं अमेरिका में आप देखेंगे तो इसके बिल्कुल अपोजिट है। भारत में यदि बात करेंगे तो भारत में शीर्ष पे यहाँ पे आपको सुप्रीम कोर्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको हाई कोर्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी उच्च न्यायालय देखने को मिलेगा इसके अंदर। ठीक है, इसके अधीन देखेंगे तो उच्च न्यायालय के अधीन राज्य स्तर में आप देखेंगे तो अधीनस्थ न्यायालय आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये भारत का स्ट्रक्चर है एकीकृत, जबकि अमेरिका में देखेंगे तो बिल्कुल ही अपोजिट ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, वहाँ पे एक मतलब केंद्र के लिए और एक राज्य के लिए। ठीक है, वहाँ पे अमेरिका में द्वैत जो है व्यवस्था किया गया है। संघीय न्यायालय को जो है संघ न्यायालय क्षेत्र और राज्य के न्यायों को जो है राज्य न्याय क्षेत्र में लागू किया जाता है वहाँ पे। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है अमेरिका और भारत के जो है न्यायपालिका के जो है सिस्टम में। ये सब बात भी आप जो है ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखिए, भारत सरकार जो अधिनियम 1935 था, इसी के तहत जो है आपको भारत में संघीय न्यायालय की बात की गई थी, तो संघीय न्यायालय बनाने की बात की गई थी। और देखेंगे तो उच्चतम न्यायालय का न्याय क्षेत्र जो है अपना जो पूर्ववर्ती न्यायालय से ज़्यादा व्यापक हो गया ऐसे में। और क्योंकि उच्चतम न्यायालय की ब्रिटिश जो प्रिवी काउंसिल था उसका स्थान ग्रहण किया था, तो ऐसे में दूसरा स्टेटमेंट आपका यहाँ पे सही था। ठीक है, चलिए, तो ऐसे थोड़ा सा हम लोग को बात करना होगा ताकि कुछ और भी प्रश्न बने तो हम लोग कर ले। भारत के राष्ट्रपति द्वारा संसद में निभाई जाने वाली भूमिका के संदर्भ में बताना है कि यहाँ पे कौन सा आपको सही है। पहला देखें, वह साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान रखने वाले 2 व्यक्तियों को लोकसभा के लिए नाम निर्देशित कर सकता है। दूसरा, वो संसद के समकक्ष नियंत्रक और महालेखा परीक्षा का रिपोर्ट रखता है। इसमें बताना है कि आप बताइए कौन सा आपको सही है। पहला में वही केवल 1 है, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। आंसर करें इसका आप लोग। देखिए,
अगर बात करें राष्ट्रपति की, तो भारत के संसद का एक हिस्सा ही होता है, लोकसभा, राज्यसभा और आपको राष्ट्रपति मिलकर ही संसद बनता है। तो ऐसे में उसको काफ़ी ज़्यादा विधायी शक्ति वगैरह दी गई है। तो साहित्य हो गया, विज्ञान हो गया, कला हो गया, समाज सेवा हो गया, या व्यवहारिक अनुभव वाले व्यक्ति में 12 सदस्यों के लिए राज्यसभा में वो नाम निर्देशित करता है। कितने के लिए? 12 के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या बता रहा है? 2 व्यक्तियों के लिए, लोकसभा के लिए। तो ऐसे में ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया, लोकसभा वाली मैटर कोई है नहीं। वो 12 सदस्यों को जो है इन सेक्टरों से जो है राज्यसभा में जो है वो नाम निर्देशित करता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा देखें, संसद के समकक्ष नियंत्रक और महालेखा परीक्षा का रिपोर्ट रखता है, ये बात सही है। ऐसे में स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका? केवल बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक्चुअली में आपको क्या था, आंग्ल भारतीय समुदाय के पहले 2 व्यक्तियों का लोकसभा में नाम निर्देशन होता था, लेकिन संविधान का संशोधन हो गया, आप सभी को पता ही होगा। और ये था आपका संशोधन 104वां संशोधन। ठीक है, 104वां संशोधन किया गया 2019 में, और इसमें आपको ये वाली जो आंग्ल भारतीय समुदाय वाली बात थी, इसको अब समाप्त कर दिया गया है। ये प्रथा समाप्त हो गया। तो ऐसे में ये पहले तो बात था, लेकिन अभी ये अपडेट हो गया। तो ऐसे में देखिए थोड़ा करंट से अपडेट करके स्टेटमेंट आपको डाला गया है। तो इतना बात जो है क्लियर होगा। ठीक है, अब बाकी दूसरा स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। ठीक है, कि संसद के सामने जो है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हो, चाहे संघ लोक सेवा आयोग हो या वित्त आयोग हो, किसी का भी रिपोर्ट कौन करता है? राष्ट्रपति ही रखता है। ठीक है, चलिए अब जैसे दूसरा नंबर स्टेटमेंट चेंज करके यहाँ पे देता कि संसद के समक्ष जो है आपको संघ लोक सेवा आयोग का रिपोर्ट ये रखता है, तब भी सही हो जाता। यहाँ पे यदि वित्त आयोग देता तब भी सही हो जाता। इसलिए थोड़ा बात करना जो है जरूरी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियमन 2005 के संदर्भ में आप विचार कीजिए और बताइए कि इसमें कौन सा जो है आपको सही है। देखिए, यह दुनिया भर में संभावित सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति का पता लगाने और उन्हें रिपोर्ट करने की क्षमता निर्मित करने के लिए एक समझौता है। WHO के सभी सदस्य देश पे कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं। ठीक है, बात अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियमन की हो रही है। ठीक है, देखिए इसका आंसर कीजिए आप लोग। देखिए यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट है ये आपको बिल्कुल सही है। दुनिया भर में जो संभावित सार्वजनिक स्वास्थ्य की आपात स्थिति है, उन्हीं का पता लगाना और उनके रिपोर्ट करने की क्षमता निर्मित करने के लिए समझौता किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियमन। ठीक है, 2005 वाली बात करें, ये बात तो सही है। WHO के जो सभी सदस्य देश हैं कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं, ये भी स्टेटमेंट क्या है? सही है। तो ऐसे में यहाँ पे आपका आंसर तो बन जाएगा ऑप्शन यहाँ पे सी। ठीक है, इसमें जो है कोई डाउट नहीं होने वाला है। ठीक है, तो बात IHR का हो रहा है। तो ये क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय कानून का क्या है? आपको एक साधन है। WHO के जो है 194 सदस्य देशों के सहित 196 देशों पे कानून रूप से जो है बाध्यकारी है। ठीक है, तो ये दूसरा स्टेटमेंट तो बिल्कुल इस तरह आपका सही हो गया। ठीक, अब बाकी जो आपका ये 2005 वाली बात है, तो इसमें दुनिया भर में संभावित जो भी सार्वजनिक स्वास्थ्य है, आपात स्थिति है, पता लगाना, उनके रिपोर्ट की क्षमताओं को निर्माण करना, ये सब के बीच में समझौता है। तो दोनों स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4। अब अगला प्रश्न जो है आपका ये राज्य मंत्री परिषद के संदर्भ में। देखिए ऑप्शन के लिए आप लोग जो है, हो सकता है एक आध ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा हो। तो मेरा जूम करने का पर्पस होता है कि बहुत सारे लोग मोबाइल में जो है टेस्ट सीरीज को देते हैं, तो ऐसे में उनको प्रॉब्लम नहीं है। पहला में देखिए केवल एक है, फॉर्मेट वही है, केवल 2 है, 1 2 दोनों है, ना तो 1 ना ही 2, ऑप्शन डी में। तो ये राज्य मंत्री परिषद के बारे में आपको बताना है। ठीक है, संविधान राज्य मंत्री परिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या निर्दिष्ट नहीं करता है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट देखें, मंत्रिपरिषद के द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह की जांच किसी भी न्यायालय में नहीं की जा सकती है। ठीक है, इसमें आपको क्या बताना है? सही बताना है। ठीक, तो आंसर आप लोग इसका कीजिए। देखिए पहला लिखा है कि संविधान राज्य मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या निर्दिष्ट नहीं करता है, तो ये तो गलत हो गया स्टेटमेंट। ये तो करता है आपको, तो ये स्टेटमेंट तो आपका गलत हो गया। दूसरा देखें यहाँ पे, मंत्रिपरिषद के द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह की जांच के लिए किसी भी न्यायालय में नहीं की जाएगी, किसी भी न्यायालय में नहीं की जाएगी। ये दूसरा स्टेटमेंट भी क्या हो गया आपको यहाँ पे? ये सही हो गया। ठीक है, तो ऐसे में तो ये सही हो गया, तो ऑप्शन तो आपका सही हो जाएगा बी। ठीक है, देखिए राज्य मंत्रिपरिषद के बारे में आपसे बात की गई है। ठीक है, संविधान में देखेंगे तो राज्य मंत्रिपरिषद के आकार के बारे में, उसमें मंत्री पद के बारे में निर्दिष्ट जो है नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री के द्वारा समय और परिस्थिति की आवश्यकता के अनुसार इसका निर्धारण किया जाता है। ठीक है, तो संविधान में राज्य मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या के बारे में कहीं बताया नहीं गया है।
ठीक है, कौन निर्णय लेगा? तो ये आपको मुख्यमंत्री होगा और उसका जो भी परिषद होगा, ये सब लोग मिलकर जो है परिस्थिति के अनुसार इसका निर्णय लेंगे। ठीक है, बाद में इसमें संशोधन भी किया गया था। 91 जो है संविधान संशोधन आपको 2003 में, 91 हुआ था आपका 2003 में, और इसके तहत अनुच्छेद 164 में एक नया अनुच्छेद जोड़ दिया गया, और वो 164 का आपका एक, ठीक है, इसमें जोड़ा गया। और इसमें आपको बताया गया कि किसी राज्य मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये 164 एक में बोला गया। ठीक है, कि आप अब ये आर्टिकल भी आपको ध्यान रखना है कि कहाँ ये जो है बात लिखी गई है। ठीक है, कि कोई भी राज्य परिषद है, कोई भी मंत्री परिषद है, उसमें जो है विधानसभा के सदस्यों का 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके साथ ये भी आपको बताया गया कि किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम भी नहीं होना चाहिए, यानी कम से कम 12 मंत्री होना चाहिए, और अधिकतम कितना होना चाहिए? विधानसभा का जो है आपको 15%। ठीक है, आप कोई राज्य का ले सकते हैं और आप डाटा देख सकते हैं कि उतना से ज़्यादा आप नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है बात है, तो ये बिल्कुल ही आप लोग को क्लियर हो गया होगा। राज्य मंत्रिपरिषद में आता कौन कौन है? तो इसमें 3 वर्ग आता है राज्य मंत्रिपरिषद में। पहला आपको कैबिनेट मंत्री, ठीक है, दूसरा आपको राज्य मंत्री, और तीसरा आपका उप मंत्री। 3 तरह का आप लोग पोस्ट देखते होंगे। एक कैबिनेट मंत्री होता है, जैसे आप कैबिनेट मंत्रालय में अगर चले जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, ये सब कैबिनेट के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, इनका जिम्मेवारी भी सरकार के प्रति जो है काफ़ी अधिक होता है। दूसरा राज्य मंत्री आते हैं, या राज्य मंत्री को हम लोग विभागीय मंत्री भी बोलते हैं। ठीक है, तो राज्य मंत्री की अगर बात करेंगे तो ये राज्य प्रभार इनको दिया जाता है। ये केंद्रीय मंत्री के संबंध में उनको सपोर्ट करने के लिए होते हैं। ठीक है, साथ साथ जो है एक उप मंत्री का भी कहीं कहीं ये आपको पोस्ट देखने को मिलता है। ठीक है, तो दूसरा यहाँ पे दिया था कि मंत्रिपरिषद के द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह की जांच के लिए किसी भी न्यायालय में जो है नहीं जाया जा सकता है। तो देखिए, मंत्री हैं या राज्यपाल हैं, दी गई सलाह के जांच के लिए जो है आपको किसी भी न्यायालय में नहीं जाया जाएगा, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब ऐसे में देखिए टाइम तो ज़्यादा लगेगा ही अगर डिटेल में डिस्कशन किया जाएगा तो। ठीक है, और डिटेल में डिस्कशन से ये फायदा है कि दूसरा प्रश्न कभी इस तरह से बनाया जाए, कुछ भी तोड़ मड़ोड़ के तो आप बनाने के हालात में होंगे। कौन से देश विक्टोरिया झील से जो है सीमा को स्पर्श करता है? ठीक है, तो ये पॉलिटी का आपका प्रश्न वैसे है नहीं। ठीक है, और ये थोड़ा सा मैपिंग का आपका प्रश्न हो गया। तो इसमें देखेंगे तंजानिया है, युगांडा, रवांडा और केनिया है। वैसे हम ये चर्चा पहले टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन का कर चुके हैं। ठीक है, इसमें जो है आपको अगर बात करें 3 देश, ठीक है, एक तंजानिया लगभग 51%, ठीक है, और इसके बाद आपका हो जाएगा युगांडा, ये लगभग 44%, और केनिया, केनिया आपको 5%। ये लोग जो सीमा जो है साझा शेयर करते हैं विक्टोरिया झील का। ठीक है, तो याद रखेंगे, तो यहाँ पे ऐसे आपका 1, 2 और 4 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला आपका भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से किन में भारत में स्थानीय स्वशासन से संबंधित प्रावधान शामिल है? अब स्थानीय स्वशासन से रिलेटेड आपको जो है बातें इसमें बतानी है। ठीक है, चलिए बाकी देखिए ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है, और आप लोग सही करेंगे तो ऑप्शन कर ही लेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं स्थानीय स्वशासन के बारे में। तो यहाँ पे भाग 9 है, भाग 3 है अनुच्छेद 324, भाग 4 अनुच्छेद 280। ठीक है, देखिए भाग 9 तो स्थानीय स्वशासन से है, आप लोग तो ये बिल्कुल ही आसानी से कर लिए होंगे। ठीक है, उसके अलावा देखेंगे तो आपका ये 4 हो जाएगा, और साथ साथ जो है आपका अनुच्छेद जो है ये 280 हो जाएगा। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि 1992 में जो है 73वां संविधान संशोधन किया गया, और इसी में जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया आपको स्वायत्त पंचायती राज को। पंचायती राज पहले से था नहीं, और ये व्यवस्था लाया गया 1992 में 73वां संविधान संशोधन में। और इसी समय इस जो है भाग 9 में बात किया गया, और पंचायत का नाम उसमें उल्लेखित किया गया। आर्टिकल देखेंगे तो 243 के क से लेके और पूरा 243 के अड़ तक जो है आपको आर्टिकल देखने को मिलेगा, 243 ए बी सी डी। ठीक है, इसमें जो है इसकी बात होगी। इसके अलावा जो है 11वीं अनुसूची में भी इसको जोड़ा गया। ठीक है, तो ये बात जो है ये सारा आपको जो है पता होगा। ठीक है, नीति निर्देशक जो तत्व है वो भाग 4 में है। ठीक है, आप सभी को पता है भाग 4 में है, और इसके तहत संविधान में जो है आपको अनुच्छेद 40 में बात कहा गया कि ग्राम पंचायतों को गठित करने के लिए राज्य कदम उठाएगा।
ठीक है, तो जो अनुच्छेद 40 है नीति निदेशक तत्व, तो आप देखेंगे 36 से लेके 51 तक आर्टिकल, और इसी में आर्टिकल आपका 40 आता है। और इसमें क्या बोला गया कि राज्य जो है आपको क्या करेगा, ग्राम पंचायतों को गठित करने के लिए राज्य कदम उठाएगा, और ऐसा शक्ति और अधिकार राज्य को ही है। ठीक है, तो राज्य ही निर्णय लेता है, और ऐसा बात जो है लिखा गया है। जहां तक तो ये आपका 4 भी सही हो गया, कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा 4 कैसे सही किया, अब तो क्लियर हो गया होगा। आर्टिकल जो है 280 में बताया गया कि राज्य के वित्त आयोग के द्वारा की गई जो सिफारिश के आधार पर राज्य में पंचायत और नगर पालिकाओं के संसाधन की जो है अनुपूर्ति के लिए राज्य के संचित निधि के संवर्धन हेतु आवश्यक उपाय इस पे सिफारिश करने के लिए केंद्रीय वित्त आयोग को सौंपा जाएगा। ये भी जो है ये मामला स्थानीय स्वशासन से ही रिलेटेड हो गया। ठीक है, कि इसके लिए वित्त की व्यवस्था की बात कर रहा है। क्लियर है, चलिए, तो इतना बात क्लियर हो गया होगा। बाकी यहाँ पे अनुच्छेद 324 दिया था, इससे रिलेटेड बिल्कुल नहीं था, ये तो भारत के निर्वाचन आयोग से रिलेटेड है। ठीक है, और बाकी इसमें जो है एक भाग 3 भी दिया था, तो भाग 3 के बारे में आप सभी को पता ही होगा। भाग 3 जो है इसमें जो है आपको मौलिक अधिकार का बात किया गया है, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7। ऐसे देख सकते हैं बेहतर प्रश्न रखा गया है। ये यहाँ पे पूछा गया है कि बताइए उपरोक्त में से कोई नहीं नोटा के संदर्भ में बताना है। ठीक है, नोटा आप सब सुने होंगे, मतदान वगैरह में जो है देखते होंगे, तो नोटा का जो है प्रयोग किया जाता है। देखिए, इसमें पहला है नोटा विकल्प के तहत डाले गए मतों की गणना चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार हेतु डाले गए कुल वैध मतों में की जाती है ताकि उम्मीदवार को जमानत राशि वापस की जा सके। पहला स्टेटमेंट है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है कि नोटा के विकल्प के तहत जो डाले गए मत है उनकी गणना के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार हेतु डाले गए कुल वैध मतों की जाती है ताकि उम्मीदवार के जमानत राशि वापस। पहला। दूसरा, भले ही नोटा विकल्प के तहत डाले गए मत किसी भी उम्मीदवार के लिए डाले गए मतों की संख्या से अधिक हो, तब भी सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को ही निर्वाचित घोषित किया जाएगा। मान लीजिए किसी विधानसभा या लोकसभा में चुनाव हो रहा है, इसमें मान लीजिए 2-3 पार्टी के कैंडिडेट है, एक नोटा भी ऑप्शन में है, नोटा पे मान लीजिए 50% आ गया। ठीक है, और ये तीनों लोग को मिला के भी 50% नहीं आ पा रहा है, मान लीजिए यहाँ पे 60% ही आ गया, तब आपके दिमाग में आना चाहिए क्या किसी को घोषित किया जाएगा यहाँ पे विजेता? ठीक है, कोई जीतेगा क्या? ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे बताना था उपरोक्त में से कौन सा सही है। तो दूसरा स्टेटमेंट तो आपका बिल्कुल ही सही है। ठीक है, ये भले नोटा को ज़्यादा ही बहुमत मिल जाए, लेकिन उसमें जो है आपको उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किया जाएगा। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा? बी बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बताया कि नोटा के विकल्प के तहत डाले गए मतों की गणना चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार हेतु डाले गए कुल वैध मतों में की जाती है, ये नहीं की जाती है। ठीक है, उनकी जमानत राशि जो है बचाने के लिए ऐसी कोई पॉलिसी अप्लाई नहीं है। ठीक है, तो ऐसे में आप लोग को आंसर क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नोटा का प्रावधान जो है 2013। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जान जाए। अब आपको उच्चतम न्यायालय निर्देश दिया, और उसमें देखिए तो चुनाव आयोग में जो भी है मत पत्र है या ईवीएम में जो भी है, उपयुक्त में से कोई अगर नहीं है, जो ऑप्शन जिसको हम लोग नोटा बोलते हैं, विकल्प का प्रावधान उसमें किया गया। ठीक है, मतदान केंद्र पे आप जाते होंगे, जो भी वोटिंग किए होंगे उनको दिखा ही होगा। उम्मीदवार अपने मत पत्र की गोपनीयता बनाए रखने के लिए उम्मीदवार को वोट न देने का भी अधिकार है, और ऐसे में वो जो है नोटा पे जो है बिल्कुल अपना जो है बहुमत रख सकता है। नोटा का प्रावधान जो है 2013 में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, और साथ ही साथ राजस्थान में विधानसभा के आम चुनाव में किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है किया गया था। और इसके बाद देखेंगे तो 16वीं लोकसभा जो 2014 हुआ आम चुनाव। ठीक है, तो इससे पहले लोकसभा में आपको नोटा वगैरह देखने को नहीं मिलता होगा। तो इसमें जो है 2014 में जो है आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम, ये सब विधानसभा में भी किया गया। ठीक है, तो ये सब, और ये बात बिल्कुल पहला याद रखेंगे कि उम्मीदवारी का जो है जमानत राशि बचाने के लिए इसका जो है वैध मतों में जो है काउंट इसको नहीं किया जाएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या जो है 8 पे बात कर लेते हैं। संविधान में निम्नलिखित में से किन्हें संसद के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए स्पष्ट रूप से अयोग्यता के जो है आधार के रूप में वर्णित किया गया है? देखिए, अच्छा प्रश्न है। संसद के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए अयोग्यता का आधार क्या क्या बताया गया है कि कोई जो है संसद का सदस्य अयोग्य कब ठहराया जाएगा? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे वह संघ या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ के पद पे हो, वह अन्न उन्मोचित दिवालिया हो,
उसे अस्पृश्यता, दहेज या सती प्रथा जैसे सामाजिक अपराधों का प्रचार करने और इनमें संलिप्तता का दंडित किया गया हो। नीचे दिए कोड का यहाँ पे सही उत्तर आपको चुनना है। ठीक है, तो देखिए ये आसान प्रश्न आप सभी के लिए, आंसर आप लोग कर लिए होंगे। देखिए पहला स्टेटमेंट सही है, संघ या राज्य सरकार का अधीन कोई लाभ के अगर पद धारण करता हो तो ऐसे में उसको अयोग्य बताया जाएगा। ठीक है, दूसरा भी यहाँ पे सही है, दिवालिया वाला बात। ठीक है, बाकी तीसरा एक कंडीशन आपको सही नहीं है, तीसरा विकल्प सही नहीं है, तो ऐसे में ऑप्शन यहाँ पे जो आपका क्या बनेगा, 1 और 2 बन जाएगा, 1 और 2। ठीक है, तो बात किसकी है, संसद सदस्य की अयोग्यता के बारे में है। संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा गया है, ठीक है, कि कोई भी व्यक्ति संसद का सदस्य कब कब नहीं बन सकता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, मान लीजिए वो भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ पद पे हो। अब ये प्रश्न आपके दिमाग में आता होगा कि लाभ का पद क्या होता है, आखिर किस पद को लाभ का पद बताएंगे। ये संसद तय करेगी, मंत्री जो है संसद द्वारा जो है कोई पद या मंत्री पद को छोड़ के। ठीक है, और ये लाभ का पद जनरली जो है डिफाइन इसको क्लियरली कहीं संविधान में किया नहीं गया है कि किन किन पद को आप लाभ का पद बोल देंगे। ठीक है, तो पहला बात ये हो गया। अगर वो मान लीजिए विकृत हो जाता है, मानसिक दिवालियापन का शिकार हो जाता है, ठीक है, तो ऐसे में किया ही जाएगा, तो दूसरा स्टेटमेंट स्पष्ट होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। और भारत का नागरिक अगर नहीं है तभी वो जो है अर्हता नहीं रखता है। विदेशी राज्य का नागरिकता अगर स्वेच्छा से प्राप्त कर लिया हो, ठीक है, ये भी कंडीशन बन सकता है। संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि में निर्धारित कर दिया जाता है, ये सब चीज़ें। जहाँ तक बात है ये स्टेटमेंट नंबर 3 की, तो देखिए संसद में जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 लाया गया था। ठीक है, और उसमें बताया गया कि चुनाव अपराध या चुनाव में भ्रष्ट आचरण के तहत दोषी करार न दिया गया हो। यदि कोई मान लीजिए अपराधी है, दोष न सिद्ध कर दिया गया हो, जिससे 2 वर्ष से उससे अधिक सजा हो सकती है, किंतु निवारक जो है निरोध अधिनियम के अंतर्गत किसी व्यक्ति को बंदीकरण होने के लिए निर्हरता नहीं है, ये सब बात उसमें की गई है। तो चाहे अस्पृश्यता की बात हो, दहेज का हो, सती प्रथा हो, सामाजिक अपराध हो, ठीक है, ये सब चीज़ें हो, इसमें दंडित नहीं किया जाएगा, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ दंडित किया गया, ऐसे में स्टेटमेंट गलत हो गया था। चलिए प्रश्न संख्या 9 देख लेते हैं। 9 में बात करिएगा, तो राज्य विधानसभा के अध्यक्ष के संदर्भ में बताना है, ये राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा। चलिए पहला स्टेटमेंट अगर ध्यान देंगे, ये किसके बारे में है, विधानसभा के बारे में। निर्वाचित होने के बाद अध्यक्ष अपनी पार्टी के सदस्यता से त्याग पत्र देता है, यानी कोई भी जब अध्यक्ष बन जाएगा विधानसभा, तो क्या अपने पार्टी की जो है आपको त्याग पत्र देता है। उसे विधानसभा के सभी तत्कालिक सदस्य के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। वह अध्यक्ष को लिखित त्याग पत्र देकर अपना त्याग पत्र भी दे सकता है। ठीक है, देखिए दूसरा स्टेटमेंट तो यहाँ पे सही है, वो विधानसभा के सभी तत्कालिक सदस्य के बहुमत से पारित प्रस्ताव से उसको विधानसभा अध्यक्ष को आप हटा सकते हैं, ये हटाने का प्रोसीजर हो गया। उपाध्यक्ष को लिखित त्याग पत्र भी देकर वो हट सकता है, ये भी बात सही है। ठीक है, लेकिन ये पहला वाला स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं है। आप निर्वाचित होने के बाद वो अध्यक्ष अपनी पार्टी से जो है सदस्यता से त्याग दे देगा। ठीक है, तो ये बात सही नहीं है, तो ऐसे में जो है आपका स्टेटमेंट जो है यहाँ पे बन गया 2 और 3, और 2 और 3 ऑप्शन आपका बी में है। ठीक है, चुनाव के बाद अध्यक्ष बनता है, कोई पार्टी का ही अध्यक्ष होता है, लेकिन त्याग पत्र देना जरूरी नहीं है, लेकिन सक्रिय राजनीति से वो दूर रहता है, ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, सक्रिय राजनीति में पार्टिसिपेट नहीं करता है वो, और बाकी उसका अपना जो है काम है, चाहे शक्ति है उसका काम है। तो अध्यक्ष का मुख्य कार्यकारी विधानसभा के सत्रों के अध्यक्षता करता है, सदन के भीतर का व्यवस्था अनुशासन बनाने का उसका काम होता है अध्यक्ष का। अध्यक्ष जो है आपको सदन में होने वाले बहस में भाग नहीं लेता है। ठीक है, जब आपको सभा की बैठक आयोजित की जाती है तो अध्यक्ष सदन के सदस्य को अनुशासन बनाए रखने के लिए आह्वान करता है। आप सभी देखे होंगे, लाइव वगैरह जो है आते रहता है आजकल। ठीक है, तो सत्र और सदन की बैठक को स्थगित करना हो, बुलाना हो, सारा ये जो है इसके सदन के भीतर का जो भी कार्रवाई होता है, लगभग ये सारा जो है काम इसको देखने को मिलता है। संविधान राज्य विधानमंडल को संयुक्त सत्र का प्रावधान नहीं करता है, द्विसदनीय विधान जो आपका सभा होता है स्थिति में। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, ये सब ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार का लाभ प्राप्त जो है कर सकता है। ठीक है, राज्य विधानमंडल का विशेषाधिकार, देखिए राज्यपाल हो गया, राज्य का महाधिवक्ता, राज्य मंत्री, आप आंसर इसका कर लिए होंगे। देखिए राज्य का महाधिवक्ता हो गया और राज्य मंत्री, यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी बन जाएगा। राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार के बारे में आपको पढ़ना है, आप पढ़िए आर्टिकल 194।
ठीक है, 194 पढ़ेंगे। राज्य विधानमंडल में विशेषाधिकार आपको बताया गया है कि राज्य विधानमंडल के सदनों, उनके समितियों और उनके सदस्यों को प्राप्त विशेषाधिकार और उनके और छूटों का योग है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बताई गई है। अब राज्य में आप देखेंगे ही तो सदन में जो है समिति हो गया या जो भी अधिकारी लोग हो गए उनका अधिकार हो गया। ठीक है, तो राज्य का महाधिवक्ता हो गया, राज्य का मंत्री, सब इसमें शामिल किया गया है। राज्यपाल को इसमें शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार राज्यपाल को प्राप्त नहीं है। ठीक है, ऐसे में बहुत सारे लोग इसको भी टिक किए होंगे, ऐसे में उनका ऑप्शन डी बना होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 11। बाकी जो है और डिटेल में अगर आपको जानकारी चाहिए बिल्कुल, तो देखिए दो तरीका होता है, क्वेश्चन के माध्यम से भी आप कंसेप्ट क्लियरिटी अपना पा सकते हैं। तो बाकी पीडीएफ वगैरह हम शेयर कर देंगे और भी डिटेल जानकारी आप लोग ले सकते हैं। भारत के उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें बताइए कि कौन सा सही है। ठीक है, देखिए तो ये किसके बारे में पूछा गया है, उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बारे में बताया गया है। देखिए तो पहला है कि उच्चतम न्यायालय के पास किसी भी गैर सैन्य भारतीय न्यायालय या न्यायाधिकरण के फैसले या आदेश के विरुद्ध अपील करने के लिए विशेष अनुमति देने का विवेकाधिकार है। चलिए इसको हम थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि आप लोग को क्लियरली दिख पाए। तो पहला स्टेटमेंट तो क्लियर हो गया कि उच्चतम न्यायालय के पास किसी भी गैर सैन्य भारतीय न्यायालय या आपको न्यायाधिकरण के फैसले आदेश के विरुद्ध अपील करने का विशेष अनुमति है। पहला स्टेटमेंट ये हो गया। ठीक है, तो ये पहला स्टेटमेंट आपको क्या हो गया, सही हो गया। दूसरा देखें, उच्चतम न्यायालय के किसी विधिक प्रश्न या राष्ट्रपति के द्वारा निर्दिष्ट सार्वजनिक महत्व के मामले पे अपनी राय देने से इनकार कर सकता है। ये भी बात सही है। उच्चतम न्यायालय अपने पूर्व के निर्णयों पे अडिग रहने के लिए बाध्य नहीं है। न्याय या सामुदायिक कल्याण हित में इससे भिन्न, देखिए अब एक ही मामला के लिए उच्चतम न्यायालय का निर्णय हो सकता है कुछ और हो, किसी और केस में जाएंगे कोई और निर्णय हो सकता है। तो बिल्कुल वो बाध्य नहीं है कि पहले हम निर्णय दे दिए हैं तो वैसे ही हम देंगे इसके लिए। तो ये भी बात क्या हो गया, सही निकल गया। तो अच्छा प्रश्न था, इसका आंसर आपका आप लोग किए होंगे ऑप्शन सी। फास्ट मूवर कोलिशंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इसमें कौन सा सही है। ठीक, तो इसमें जो है आप लोग आंसर इसका देखिए, पहला है कि वो 7 औद्योगिक क्षेत्रों में डिकार्बोनाइज करने का वैश्विक पहल है। एफएमसी के बारे में पूछा जा रहा है, यानी फास्ट मूवर कोलिशन के बारे में। हाल ही में भारत ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की फास्ट मूवर कोलिशन की लीडरशिप मीटिंग में भाग लिया है। ठीक है, वैसे ही बताना इसमें कौन सा सही है, ऑप्शन वही है। चलिए आंसर कीजिए आप लोग। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर बात करें फास्ट मूवर कोलिशन की तो 7 औद्योगिक क्षेत्रों में डिकार्बोनेशन करने के लिए वैश्विक पहल है, ये बात सही है। भारत में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में फास्ट मूवर लीडरशिप मीटिंग में भाग भी लिया, तो ये भी बात सही है। तो ऐसे में जो है आपका यहाँ पे स्टेटमेंट जो है ये आपका सी सही हो जाएगा। फास्ट मूवर कोलिशन एक वैश्विक पहल है और इसमें कार्बन हटाने वाली नवीन जो है तकनीक के साथ कंपनियों की क्रय शक्ति का उपयोग के साथ साथ जो है हार्ड टू एबिट औद्योगिक क्षेत्र में डिकार्बोनेशन की बात की गई है। ठीक है, तो ऐसे में आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब आपके दिमाग में आता होगा कि आखिर ये क्षेत्र कौन है। तो वर्तमान में वैश्विक उत्सर्जन के लिए 30% एलओजी भी हैं। ठीक है, जैसे देखिएगा कि एल्युमिनियम वाला हो गया, विमानन हो गया, ठीक है, शिपिंग हो गया, स्टील हो गया, तो इन सब को जो है इसमें रखा गया है। कोयलेशन का जो है गठन करने वाला 50+ कंपनियों के द्वारा शून्य कार्बन प्रौद्योगिकी के वैश्वीकरण के लिए एक शक्तिशाली बाजार संकेत प्रेषित करने का प्रयास भी किया जा रहा है। आप सभी को पता है कि कार्बनाइजेशन से कितना नुकसान है। पृथ्वी पे जो टेम्परेचर है आपका देखेंगे तो हाल फिलहाल, ठीक है, 1.5 डिग्री सेल्सियस जो है सीमित करने का लक्ष्य रखा गया है, ये टेम्परेचर और ना बढ़े। ठीक है, तो ऐसे में जो है आपको शून्य उत्सर्जन की भी टारगेट की गई है 2050 तक। ठीक है, हर एक देश अपना अलग अलग जो है इसमें टारगेट रखा है। ठीक है, लेकिन ओवरऑल जो है वैश्विक स्तर पर टारगेट किया गया है कि हम लोग शून्य उत्सर्जन करेंगे 2050 तक। चलिए, तो एफएमसी के बारे में क्लियर हो गया होगा। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 13। इसमें कुछ जैसे मैं बताया कि करंट का भी प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए, बताइए कि कौन सा इसमें सही है। ठीक है, देखिए, संपूर्ण भारत में अधीनस्थ न्यायपालिका की संगठनात्मक संरचना, नामकरण और क्षेत्राधिकार एक समान है। मुंसिफ न्यायालय के क्षेत्राधिकार का निर्धारण उच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। तभी हम लोग बात किए थे पहले प्रश्न में कि भारत का एकीकृत न्यायपालिका है, उसमें हम 3 स्तर में न्यायालयों की बात किए थे। तो ऐसे में प्रश्न पूछा गया आपसे कि संपूर्ण भारत में अधीनस्थ न्यायपालिका की संगठनात्मक संरचना, नामकरण और क्षेत्राधिकार एक समान है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, एक समान है, तो ये तो आपको स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, आप लोग गलत किए होंगे इसको।
अधीनस्थ न्यायालय का संगठन संरचना कैसा होगा, नामकरण कैसा किया जाएगा, ठीक है, इनमें भिन्नता आपको पाया जा सकता है, ठीक है, थोड़ा बहुत जो है भिन्न भिन्न हो सकता है, तो एक समान तो नहीं है। मुंसिफ न्यायालय के क्षेत्राधिकार का निर्धारण उच्च न्यायालय के द्वारा ही किया जाता है, ये बात सही है, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही हो जा रहेगा। मुंसिफ न्यायालय का अदालत जो है अगले स्तर में दीवानी अदालत है, और इसमें देखेंगे तो उच्च न्यायालय निर्धारित करता है कि आपका जो है रेंज दायरा क्या होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित राज्यों में कौन से पंचायत अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, पंचायती यानी क्षेत्र का जो विस्तार किया गया, पंचायत अधिनियम की बात की जा रही है, कौन कौन आता है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए आप ऑप्शन देख सकते हैं, ठीक है, चलिए यहाँ पे ऑप्शन देखिए, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, ठीक है। वर्तमान में देखेंगे तो भारत का 10 राज्य, आंध्र प्रदेश हो गया आपका, ठीक है, इसके बाद आपका छत्तीसगढ़ हो गया, गुजरात हो गया, हिमाचल हो गया, झारखंड हो गया आपका, साथ ही साथ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना, ठीक है, ये सब 5वीं अनुसूची में आपको शामिल है, ठीक। और जो विशेष अधिकार की अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार का बात किया गया वो इन्हीं के लिए किया गया है, ठीक है, यानी पेशा के बारे में आप सुने होंगे, ठीक है, तो इसका आंसर ऐसे बनेगा क्या, तो ऑप्शन यहाँ पे बन जाएगा आपका सी, ठीक है, 1, 2 और 3 आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में ये लागू है, ठीक है। बात की जा रही है आपको, देखिए 15 नवंबर 2022 की बात है, जनजातीय जो है गौरव दिवस के अवसर पे राज्य में पेशा नियमों के अधिसूचित किया गया था, ठीक है, तो पेशा नियम को राज्य में अधिसूचित किया गया था। मध्य प्रदेश का राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस सम्मेलन में मध्य प्रदेश के राज्यपाल, वहाँ पे आपको उस समय मंगू भाई पटेल, इन सब के द्वारा जो है आपको भारत में जो है ये किया गया था। अब बाकी आपको पंचायती के बारे में पता ही है कि भाग 9 में जो है पंचायती राज रखा गया है, ठीक है, और ये 10 राज्य का थोड़ा सा नाम जो आप लोग ध्यान रखेंगे कि इसमें आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात हो गया, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ठीक है, साथ साथ जो है तेलंगाना वगैरह शामिल है इसमें, ठीक है, तो कर्नाटक यहाँ पे तमिल का आपको नाम देखने को नहीं मिलेगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किन्हें राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद के परामर्श पे नियुक्त किया जाता है, आसान सा प्रश्न है। देखिए, राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद के परामर्श से वित्त आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्य को, निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्य को, भारत के महान्यायाधीश यानी अटॉर्नी जनरल और महाधिवक्ता यानी सॉलिसिटर जनरल को, आप लोग कमेंट करके लिखिए भारत के अभी अटॉर्नी जनरल कौन है और सॉलिसिटर जनरल कौन है, बिल्कुल ही आसान सा प्रश्न है, वही लोग अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पे पूछा गया है सही, तो पहला तो सही है कि वित्त आयोग का अध्यक्ष की बात हो या उनके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है, लेकिन मंत्रिपरिषद के परामर्श से, ठीक। निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष हो गया उनके सदस्य, ये भी हो जाएगा, ठीक है, तो ये दोनों बात सही हो जाएगा। भारत के महान्यायाधीश और जो है अधिवक्ता को, ये इसमें सही नहीं होगा, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ही हो जाएगा। देखिए, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को महत्वपूर्ण अधिकारी है, जैसे भारत के महान्यायाधीश हो गए, भारत के नियंत्रक महालेखक हो गए, संघ लोक सेवा यानी यूपीएससी के चेयरमैन जो मनोज सोनी है आपको, इन सब सदस्यों का, चाहे निर्वाचन आयुक्त हो गया, वित्त आयोग हो गया, इन सब के सदस्यों की नियुक्ति जो है परामर्श पे जो है इनके द्वारा किया जाता है, ठीक है। भारत में अनुच्छेद 280 देखेंगे तो उसमें आपको न्याय निकाय के बारे में बताया गया है, वित्त आयोग का प्रधान वगैरह किया गया है, ठीक है, ये सब बातें जो यहाँ पे आपको लिखी गई है। जहाँ तक बात करें हम लोग ये अटॉर्नी जनरल की, तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। महान्यायाधीश के अलावा भारत सरकार के अन्य विधि अधिकारी भी इसमें होते हैं, ठीक है, तो ये वाला जो तीसरा वाला मामला है आपका मंत्रिपरिषद वाला नहीं आएगा, इसलिए ऐसे में ये गलत था, ठीक है। अनुच्छेद 76 में देखेंगे तो महाधिवक्ता और अपर महाधिवक्ता के बारे में भी जो है आपको उल्लेख जो है वहाँ पे स्पष्ट रूप से नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 16 पे। विपक्ष के नेता के संदर्भ में बताना है, और बताना है कौन सा सही है बताइए, ठीक है। देखिए, विपक्ष के नेता एक पद संवैधानिक पद होता है, सदन की कुल संख्या के 10वें हिस्से या उसके अधिक सदस्य वाले सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता, उसे सदन में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता दी जाती है। जो आपका विपक्ष का नेता होता है, वेतन भत्ता और अन्य सुविधा कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है। बिल्कुल ही आसान सा प्रश्न है, आप आंसर कर लिए होंगे। देखिए, विपक्ष का नेता एक संवैधानिक तो पद कोई नहीं है, ठीक है, ये बात तो स्पष्ट है कि 1977 में जो है संविधिक जो है इसको मान्यता प्रदान की गई है, बल्कि संवैधानिक नहीं है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा देखिए सही है, सदन के कुल सदस्य के 10वें हिस्सा या अधिक सदस्य वाले सबसे बड़ी विपक्षी दल के नेता को विपक्ष का नेता माना जाता है। और विपक्ष के नेता की बात करें तो उसके वेतन भत्ता अन्य सुविधा कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है, ये भी बात क्या है आपको सही है।
तो ऐसे में आंसर तो आप लोग कर लिए होंगे और आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 और 3। चलिए आगे बात करते हैं। उच्चतम न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए और बताइए इसमें कौन सा सही है। चलिए आंसर इसका आप लोग कीजिए। इन्हें भारत के उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में मान्यता दी जाती है। देखिए किसके बारे में पूछा गया, उच्चतम न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ता के बारे में, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में जो वरिष्ठ अधिवक्ता है इन्हीं के बारे में। ये एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के बिना उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत नहीं हो सकते हैं। केवल वरिष्ठ अधिवक्ता ही उच्चतम न्यायालय के समक्ष कोई मामला या दस्तावेज जो है दायर करने का हकदार है। तो ये जो केवल वाला वर्ड लगा दिया, ऐसा बात तो नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा। बाकी देखिए पहला भी सही है और दूसरा भी सही, तो ऑप्शन ये हो जाएगा। देखिए पहले में लिखा गया कि भारत के उच्चतम न्यायालय या किसी भी उच्च न्यायालय द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में मान्यता दी जाती है। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के बिना ये उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत नहीं होते हैं, ठीक है। तो वरिष्ठ अधिवक्ता की बात की गई है, ठीक है। भारत के उच्चतम न्यायालय या किसी भी उच्च न्यायालय द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में मान्यता दी जाती है, ठीक है, क्लियर है। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपका सही है, ठीक है। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की बात जो की गई है, तो केवल वरिष्ठ अधिवक्ता जो है उच्चतम न्यायालय के समक्ष ही कोई मामला या दस्तावेज दायर करने के हकदार होते हैं, ध्यान देंगे, ठीक है। केवल जो है आपके उच्चतम न्यायालय के समकक्ष ही, ठीक है, वो किसी भी पक्ष या उच्चतम न्यायालय के समकक्ष प्रस्तुत हो सकते हैं, कार्य कर सकते हैं, लेकिन ये बात जो है ध्यान रखें, ठीक है। तो एडवोकेट जनरल जो है आपको केवल जो है यहाँ पे यूज किया है कि दस्तावेज दायर करने का हकदार होता है, तो ये जो है बात सही नहीं था। चलिए आगे देखते हैं। राज्यसभा की संरचना के संदर्भ में बताना है, बताइए कि कौन सा सही इसमें नहीं है, ठीक है। देखिए राज्यसभा के सभी सदस्य के समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। राज्यसभा में सभी राज्यों का क्या समान प्रतिनिधित्व है। संविधान की चौथी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों के संघ राज्य क्षेत्रों को सीटों का आवंटन से संबंधित, ठीक है। देखिए आप लोग आंसर कर लिए होंगे, बहुत आसान सा प्रश्न था। पहला तो सही है, बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। यहाँ पे क्या बताना था आपको, गलत बताना था, ठीक है। तो यहाँ पे सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व तो समान है नहीं, आप सभी को पता है, ठीक है। ये जनसंख्या के अकॉर्डिंग जो है डिसाइड किया जाता है। देखिए दूसरा, देखिए चौथी अनुसूची राज्यों के संघ में सीटों का आवंटन संबंधित है, बिल्कुल ही सही है, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया, तो गलत ही बताना था, तो केवल एक हो जाएगा, ठीक है। बात करेंगे अगर राज्यसभा की अधिकतम संख्या, तो ये कितनी बताई गई है, 250, ठीक है। अभी नया संसद भवन बना, आप बताएंगे, कमेंट में लिखें राज्यसभा के लिए कितने अधिकतम सीट उसमें रखी गई है, ठीक है। लोकसभा में 888, आप सभी को पता है। राज्यसभा में बताएंगे कितनी जो अधिकतम सीटें रखी गई है अभी, ठीक है। अब परिसीमन आयोग आएगा, उसके बाद हो सकता है जो 250 है इसको बदल दिया जाए, अभी के लिए यही ध्यान रखेंगे, तो अधिकतम 250 ही है। और इस 250 में भी आप सभी को पता ही होगा 238 जो है आपको सदस्य राज्य और जो है संघ शासित, और 12 जो है राष्ट्रपति उसको मनोनीत करते हैं, ठीक है। और 250 जो है आपको अधिकतम, लेकिन वर्तमान में है कितना, तो 245 है, ठीक। चलिए तो आंसर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। राज्यसभा में राज्यों के सीटों का बंटवारा उनके जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, और आपको पता है कि हर एक राज्य में जनसंख्या तो इक्वल है नहीं, ठीक है। तो ऐसे में जो है स्टेटमेंट आपका पहला गलत था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 19। निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति किसी राज्य के विधान परिषद के सदस्य के लिए निर्वाचन में भाग ले सकता है। यहाँ पे ध्यान देंगे, विधान परिषद का सदस्य है ये, विधानसभा नहीं है, ठीक है। तो इसमें देखें, राज्य के नगर पालिका के सदस्य में राज्य में रह रहे 3 वर्ष के स्नातक। देखिए किसी भी राज्य के विधान परिषद के सदस्यों का क्या करना है, निर्वाचन करना है। तो सिंपल सा बात है, एक आपका एमएलए, एक आपका एमएलसी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बात किसका किया जा रहा है, एमएलए का नहीं किया जा रहा है, एमएलसी यानी आपका विधान परिषद के सदस्यों के। ऐसे तो 6 राज्य में ही विधान परिषद है अभी, तो इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है ये पूछा गया है, ठीक है। बाकी देखा ऑप्शन यहाँ पे आपका, ठीक है। देखिए तो आप सभी को पता होगा, बहुत ही आसान सा प्रश्न है ये। राज्य के नगर पालिका के सदस्य, राज्य में रह रहे 3 वर्ष के स्नातक, राज्य में 3 वर्ष से अध्यापन कर रहे शिक्षक, माध्यमिक में कम से कम जो माध्यमिक न हो, राज्य विधानसभा के सदस्य, सारा ही सही है, ये सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। परिषद के संरचना के बारे में देखेंगे तो आर्टिकल 171 में आपको बताया गया है, ठीक है, कि कैसे इसका परिषद का संरचना होगा, ठीक है। विधानसभा होगा, ठीक है, विधान परिषद होगा, सारा कुछ आपको इसमें बताया गया है। अधिकतम संख्या और विधानसभा में कुल संख्या के 1/3 और न्यूनतम 40 होना चाहिए। खैर अपवाद भी है, ठीक है, आप देखेंगे तो अपवाद भी इसका है। खैर अपवाद तो हर एक जगह है ही, ठीक। तो सारा स्टेटमेंट सही ही है अपना। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 20।
महानगर योजना समिति के बारे में बताना है, यहाँ पे सही ही बताना है आपको, ठीक है। देखिए, राज्य विधायिका महानगर योजना समिति की संरचना के प्रावधान कर सकती है। राज्य की विधायिका, इसके 3/4 सदस्य महानगर के क्षेत्र में नगरपालिका के निर्वाचित सदस्य पंचायत अध्यक्ष के द्वारा बीच में चुने जाते हैं। इन समितियों के अध्यक्ष और विकास योजना राज्य सरकार को भेजा जाता है। देखिए, पहला स्टेटमेंट तो यहाँ पे सही है, आप लोग किए होंगे, और साथ साथ तीसरा भी सही है, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, सी बन जाएगा, ठीक है। बात की जा रही है महानगर योजना समिति की, ठीक है, अनुच्छेद 243 ZE, ठीक है, वहां पे इसकी बात की गई है, ठीक है, कि महानगर योजना समिति का गठन किया जाएगा। ये कहाँ हो गया, अनुच्छेद 243 ZE में, ठीक है। इसी में आपको बताया गया है कि प्रत्येक महानगर क्षेत्र के लिए, संपूर्ण महानगर क्षेत्र के लिए विकास योजना का प्रारूप तैयार करने के लिए एक महानगर योजना समिति होगा, और यही क्या करेगा, विकास योजना को तैयार करेगा। राज्य विधानमंडल इस संबंध में उपबंध बना सकता है, ठीक है, उसका संरचना बना सकता है राज्य विधानमंडल, ठीक है, कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, सदस्य कितने होंगे, सारा ये काम किया जा सकता है, ठीक है। चलिए, तो ये बात जो है ध्यान रखेंगे। दूसरा, जहां तक यहाँ पे बात की गई थी कि 3/4 सदस्य महानगर क्षेत्र में नगरपालिका के निर्वाचित सदस्य और पंचायतों के अध्यक्ष द्वारा अपने बीच में चुने जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 3/4 है, ठीक है, 2/3 सदस्य के बारे में ऐसा बताया गया है, ना कि 3/4, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते थे, जैसे 3/4 वर्ड देखें। निम्नलिखित, देखिए कुछ की वर्ड होता है क्वेश्चन में, आप ध्यान देंगे तो तुरंत उसको पकड़ेंगे, आप आंसर कर सकते हैं। किन मामलों में राज्यपाल राष्ट्रपति के निर्देश के बिना अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? कौन कौन सा ऐसा मामला होगा कि राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के निर्देश पे ही क्या करेगा, अध्यादेश जारी, बिना अध्यादेश जारी कर ही नहीं सकता है। चलिए ऑप्शन इसका पढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, ठीक। पहला यहाँ पे है कि यदि समान प्रावधान वाले किसी विधेयक को राज्य विधानमंडल में इसकी प्रस्तुति के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती है, यदि वह समान उपबंध वाला विधेयक को राष्ट्रपति के विचार रखने की आवश्यकता हो, यदि राज्य विधानमंडल का समान प्रावधान वाला कोई अधिनियम राष्ट्रपति की जो है सहमति प्राप्त न होने की स्थिति में अमान्य हो गया हो। इसमें बताना है कौन सा जो है सही है। तो इसमें तो सारा स्टेटमेंट ही आप लोग सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 22, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के बारे में बताना है, ठीक है, और बताना है कि इसमें कौन सा आपको सही है। देखिए, परिहार का अर्थ है दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि को कम कर देना। लघु दंड में दंड का स्वरूप को बदलकर कम किया जाता है। विराम में किसी दोषी को मूल रूप से दिए गए दंड को किसी विशेष परिस्थिति में कम किया जाता है। आप लोग आंसर कर लिए होंगे। देखिए, संविधान का अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को जो है क्षमादान के बारे में बताया गया है, क्षमादान की शक्ति के बारे में बताया गया है, ठीक है, कि वो ऐसा ये कर सकता है। और इसमें पहला परिहार बिल्कुल सही लिखा हुआ है कि दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि को कम कर देगा। लघुकरण में दंड का स्वरूप बदलने बिना कम कर सकता है। विराम में किसी भी दोषी को मूल रूप से किसी विशेष परिस्थिति में कम, तो ये सारा ही सही है, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक बात और ध्यान रखेंगे, ये जो राष्ट्रपति के क्षमादान का शक्ति होता है वो न्यायपालिका से स्वतंत्र होता है, ठीक है, तो ये इसका एक कार्यकारी शक्ति होता है। राष्ट्रपति शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, किसी न्यायालय के भांति व्यवहार ये नहीं करते हैं, ठीक है, बात ध्यान रखेंगे। चाहे लघुकरण की बात हो, परिहार का बात हो, ठीक है, विराम देने की बात हो, सब इनके अधिकार क्षेत्र में आता है। उच्चतम न्यायालय के जो है स्वतंत्रता के लिए, यानी सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक सुरक्षा प्रयोग किया गया है, ठीक है, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर यहाँ पे आपको बताना है। अपनी अवमानना के लिए दंड देने का अधिकार, देखिए किसका है, उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता के संदर्भ में बताना है। संवैधानिक सुरक्षा उपाय किया गया है, ठीक है, संविधान उसको क्या क्या जो है प्रोटेक्ट कर रही है, उच्चतम न्यायालय को कैसे स्वतंत्र बना रही है। अपनी अवमानना के लिए दंड देने का अधिकार होता है। अपने कर्मचारियों को नियुक्त करने की स्वतंत्रता, सेवानिवृत्ति के बाद वकालत पे रोक, संसद द्वारा इसके क्षेत्राधिकार को कम नहीं किया जा सकता है। ये सारा ही बात क्या है आपको सही है, आप लोग सही आंसर कर लिए होंगे, ऑप्शन डी ही होगा। संसद इसका क्षेत्राधिकार को कम नहीं कर सकता है। सेवानिवृत्ति के बाद वकालत पे, तो आप सुप्रीम कोर्ट में अगर सेवानिवृत्त हो रहा है वकालत नहीं कर सकते हैं। अपने कर्मचारियों की नियुक्ति करने का भी स्वतंत्रता है, ठीक है, अपने अवमानना के लिए दंड देने का भी अधिकारी होता है। ये सब उसको जो है
ये इंडिपेंडेंट बॉडी में ये आपको इंडिपेंडेंट पावर यहाँ पे दिया गया, चाहे नियुक्ति का तरीका हो, कार्यकाल का कैसे सुरक्षित रखना है, निश्चित सेवा का क्या सर्च है, संचित निधि पर भारित व्यय होता है, ठीक है, ये सब चीजें होती हैं। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 24, और यहाँ पे ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो कथन दिया गया है। राज्यपाल संबंधित राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के परामर्श के बाद करता है, ठीक है। राज्यपाल को जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के परामर्श पे, किसी राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति पद अवस्था या पदोन्नति राज्य के राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से किया जाता है। बताना है इसमें कौन सा सही है। तो जहां तक बात है राज्यपाल संबंधित नियुक्ति की उच्च न्यायालय की, तो पहला स्टेटमेंट तो आपका यहाँ पे बिल्कुल ही गलत है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है, इसमें स्पष्टता रखेंगे बिल्कुल। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्यों के राज्यपाल के परामर्श के बाद किया जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पे बात किसका हुआ है, राज्य उच्च न्यायालय का, तो राज्य उच्च न्यायालय का नियुक्ति तो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, तो इसमें राज्यपाल का कोई बात ही नहीं आएगा, तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रपति के द्वारा ही राज्य के उच्च न्यायालय को न्यायाधीशों की नियुक्ति किया जाता है, ठीक है, पहला बात। जहाँ तक की बात है कि परामर्श की, तो परामर्श वगैरह जो है जिला न्यायाधीश वगैरह ये सब चीज लिया जाता है, ठीक है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अगर नियुक्ति करना है तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है आपको भारत के मुख्य न्यायाधीश या राज्यों से जो है परामर्श वगैरह लिया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही सही है, ठीक। तो चलिए ऑप्शन आप लोग कर लिए होंगे, आगे बढ़ते हैं। केवल दो हो जाएगा इसका ऑप्शन। प्रश्न संख्या 25, देखिए मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बारे में पूछा गया है। आसान सा प्रश्न है, कौन सा इसमें सही है बताना है, ठीक है। बाकी ऑप्शन देखिए। पहला, भारत के संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्ति होने से पूर्व किसी भी व्यक्ति को विधानसभा में अपना बहुमत सिद्ध करना होता है, यानी मुख्यमंत्री बनने से पहले बहुमत सिद्ध करना होता है। क्लियर हो गया होगा। कोई व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त नहीं होता है। दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है, गलत है, ठीक है। मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त होने से पहले ही नहीं, नियुक्त होने के बाद उसको बहुमत सिद्ध करना होता है, ठीक है। और कोई व्यक्ति अगर राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है तभी भी मुख्यमंत्री बन सकता है, 6 महीने के अंदर उसको सदस्यता ग्रहण करना होता है, ठीक है। तो ये बात जो है क्लियर होगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न था। 184 में जो है, सॉरी 184 नहीं 164, 164 पढ़ेंगे वहां पे बताया गया है, ठीक है, निर्वाचन के बारे में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या जो है 26, तो यहाँ पे देखेंगे परामर्शदात्री समिति के बारे में बताना है। ये समितियां मंत्री और संसद के बीच के सरकार की नीति और कार्यक्रम पर अनौपचारिक चर्चा हेतु एक मंच प्रदान करती है। इन समितियों का गठन संसदीय कार्य मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। यहाँ पूछा गया, बताइए कौन सा सही है। तो बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट भी है, दूसरा आप लोग आंसर सही किए होंगे। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सी बन जाएगा, ठीक है। परामर्शदात्री अगर समिति की बात किया जाए तो ये समिति जो है आपको मंत्री और संसद द्वारा के बीच सरकार के नीति और कार्यक्रम को अनौपचारिक चर्चा के लिए ये एक परामर्शदात्री परामर्श देना इनका काम होता है। समिति का गठन संसदीय कार्य मंत्रालय के द्वारा भी किया जाता है, ठीक है। समिति की सदस्यता स्वैच्छिक होती है। इसमें संसद सदस्यों को उनके दलों के नेताओं के रुचि पर जोड़ दिया जाता है इसमें, ठीक, बात ध्यान रखेंगे। समिति में अधिकतम जो है अगर परामर्शदात्री में 30 और न्यूनतम जो है 10 सदस्य होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी बात थोड़ा एक नज़र में ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आपको दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है, इसलिए इस सब बातों को ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 27, देखिए यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है। 73वां संविधान संशोधन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य उपबंध है, और इसमें सही उत्तर आपको चुनना है। त्रिस्तरीय प्रणाली था, ग्राम सभा का गठन की बात की गई थी, महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण, पंचायतों का वित्तीय अधिकार देना, स्थानीय निकाय में संसदों का प्रतिनिधित्व। देखिए जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें कुछ उपबंध किए गए थे, और उसमें देखेंगे तो त्रिस्तरीय की बात भी की गई थी, ठीक है। साथ साथ देखेंगे तो ग्राम सभा का गठन चाहे महिलाओं के लिए आरक्षण की बात की गई थी। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ये सही होगा। जो लोग भी ये ऑप्शन सही किए हैं बिल्कुल इस सारे लोग का सही है, ठीक है। महिलाओं के लिए 1/3 का आरक्षण दिया गया था, ठीक। अभी हाल फिलहाल एक आपका महिलाओं के लिए आरक्षण दिया गया है विधानसभा, और आपको देखेंगे तो आपको संसद में अब 1/3 आरक्षण यहाँ भी आपको दिया गया है। अभी हाल फिलहाल ही ये विधेयक जो आपको पेश हुआ था, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नगर निगमों के संदर्भ में आपको बताना है कि बताइए कौन सा सही है। देखिए
नगर जो परिषद है आपका, नगर निगम का एक विधायी शाखा होता है जिसमें निर्वाचित और नाम निर्दिष्ट दोनों सदस्य होते हैं। महापौर का मुख्य कार्य परिषद की बैठकों का अध्यक्षता करना है। नगर आयुक्त निगम और मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। ठीक है, बात करें अगर नगर निगम के संदर्भ में, तो यहाँ पे सारा स्टेटमेंट ही क्या है, ठीक ठाक दिख रहा है। ठीक है, नगर निगम की बात करें तो यहाँ पे 74 संविधान संशोधन 1900 आपको 92 में, और उसी के अंतर्गत सारी बातें की गई हैं। ठीक है, तो नगर निगम के बारे में बताया गया कि परिषद जो है नगर निगम की विधायी शाखा है, बिल्कुल बात सही है। निर्वाचित नाम निर्दिष्ट दोनों सदस्य शामिल होते हैं इसमें, चाहे निर्वाचित हो या नाम निर्दिष्ट हो। महापौर का मुख्य कार्य होता है कि परिषद को बैठक की अध्यक्षता करना। नगर आयुक्त जो है निगम का मुख्य कार्यकारी का अधिकारी भी। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, डी। ठीक है, 1 मिनट थोड़ा सा वेट करेंगे, स्क्रीन होल्ड हुआ है अभी। ठीक है, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड भी कभी कभी इशू आते रहता है। ओके, चलिए अब देखते हैं हम लोग 29। राज्य में जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट के संदर्भ में बताना है। बताइए कौन सा सही है फास्ट ट्रैक कोर्ट के बारे में। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन संबंधित उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। फास्ट ट्रैक कोर्ट न्यायाधीश तदर्थ न्यायालय के आधार पर नियुक्त किया जाता है। इसमें बताना है कौन सा सही है। ठीक है, फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात करें तो अतिरिक्त ये एक सत्र न्यायालय होता है जो बहुत अधिक समय के लंबित मामलों को क्या करता है, सुनवाई के लिए करता है। शुरुआत इसका कब हुआ था, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है 2000 से 2005 की अवधि में ये हम लोग को देखने को मिला था। ठीक है, आप लोग आंसर कर लिए होंगे, इसका ऑप्शन जो है केवल बी ही सही है। ठीक है, फास्ट ट्रैक कोर्ट से संबंधित उच्च न्यायालय के यहाँ पे लिखा है। ठीक है, उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन संबंधित उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य सरकार को किया जाता है। तो यहाँ पे जो है राज्यपाल द्वारा किया जाता है दिया हुआ है, इसलिए स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। किसके द्वारा किया जाता है, आपको राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। ठीक है, न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है तदर्थ आधार पर इसमें की जाती है। फास्ट ट्रैक कोर्ट इसीलिए लाया गया जो भी मामला जो है लंबित है। उच्चतम न्यायालय में केंद्र सरकार के द्वारा फास्ट ट्रैक योजना पर जारी रखने का निर्देश दिया गया 2010-11 में, जो है ये काफ़ी आगे जो है बढ़ा भी। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न संख्या 29 हो गया। प्रश्न संख्या 30 देखते हैं। सदन के अनुमति के बिना राज्य विधानमंडल का एक सदस्य अधिकतम कितने समय के लिए सदन के सभी बैठकों से अनुपस्थित रह सकता है बिना अनुमति के। ठीक है, आसान सही प्रश्न है। 60 दिन तक, मैक्सिमम 60 दिन तक रह सकता है, और नहीं तो इसके बाद जो है वो सदस्यता ही खोना पड़ सकता है। निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल में शामिल होते। देखिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन करना है, कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं, बड़ी आसान सा प्रश्न है। संसद के दोनों सदनों के नाम निर्दिष्ट सदस्य, वर्ड पे ध्यान देना है, थोड़ा पॉलिटी में वर्ड का गेम होता है, शब्दों का खेल। राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, संघ राज्य क्षेत्रों में विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक, देखिए, तो संसद के दोनों सदनों को कौन होते हैं, इसमें निर्वाचित सदस्य होते हैं, नाम निर्दिष्ट होते नहीं है। तो ऐसे में पहला ऑप्शन तो आपका गलत ही हो गया होगा। आप लोग आंसर कर लिए होंगे, सही ऑप्शन यहाँ पे बी ही बनेगा। और विधानसभा में निर्वाचित संघ राज्य क्षेत्र को भी पहले तो नहीं, बाद में देखे तो जैसे दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित लोग भी शामिल होते हैं। ठीक, तो दूसरा स्टेटमेंट और तीसरा यहाँ पे सही हो गया, तो ऑप्शन आपका बी बन गया। निम्नलिखित में से किन विशेष परिस्थिति में संसद राज्य सूची में शामिल विषयों पर कानून बना सकती है। अब देखिए, तीन ही तरह का विषय होता है आपका। ठीक है, आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, आपका एक राज्य का विषय हो गया, एक आपका केंद्र का, एक समवर्ती का। तो जब राज्य का विषय है, कौन सी विशेष परिस्थिति में कानून बना लेगा, बड़ी अच्छा प्रश्न है। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे ये कंडीशन दिया गया है, चलिए देखते हैं। पहला देखिए, राज्यसभा का एक संकल्प द्वारा समर्थित राष्ट्र के हित में हो, बना सकता है। दो या दो से अधिक राज्यों के संसद का अनुरोध करने पे भी। अंतरराष्ट्रीय संधि और समझौते, अब कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि करना है वहां भी निर्णय ले सकता है। राज्य विधानसभा में चुनाव कारण आदर्श संहिता जो है आचार लागू होने की स्थिति में। ये सारा कंडीशन जो है ध्यान देंगे तो ये चौथा कंडीशन तो फुलफिल नहीं करेगा इसमें। ठीक है, ऑप्शन डी कर लीजिए इसका। ठीक है, आप लोग ऑप्शन डी किए भी होंगे। राज्य विधानसभा चुनाव कारण आदर्श आचार संहिता लागू होने की स्थिति में नहीं बना सकता है। बाकी अंतर्राष्ट्रीय कोई संधि करना है, बना सकता है। ठीक है, राज्य सूची के विषय पे दो या दो से अधिक राज्यों के संसद अनुरोध करे तभी बना सकता है संसद से। राज्य के एक संकल्प द्वारा समर्थित आशय, यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला देखिए, राज्यपाल के अध्यादेश जो है जारी करने की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए, बताइए कि कौन सा सही है। ठीक है, लेक्चर का देखिए लेंथ तो लंबा बनेगा, इसलिए मैं पूछा पार्ट वाइज करेंगे तो बेहतर रहेगा आपके लिए। ठीक है, अभी तो एग्जामिनेशन में काफ़ी टाइम है, आगे चल के हम लोग एक लेक्चर में एक ही पार्ट कर लेंगे। ठीक है, और आगे चल के तो कंटिन्यू हम एक आपको टेस्ट सीरीज देने का कोशिश करेंगे। लेकिन अभी से अगर आप थोड़ा थोड़ा टेस्ट सीरीज बना रहे हैं तो आपका आदत बना रहेगा।
ठीक है, तो अगर दो हाफ हाफ पार्ट में किया जाए या 3 पार्ट में किया जाए, आप लोग कमेंट में जरूर लिखेंगे। ठीक है, और ये देखिए, ये आपको 1/3 हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं। 33वां प्रश्न, ठीक है, देखिए, राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने का, ठीक है, कौन सा यहाँ पे सही है बताना है। राज्य विधानमंडल की विधायी शक्तियों के साथ सह अस्तित्व है, विवेकाधीन शक्ति नहीं होता है, राज्य विधायिका को पुनः समर्थित होने के 6 माह के उपरांत अध्यादेश समाप्त हो जाता है। ठीक है, देखिए, पहला यहाँ पे स्टेटमेंट देखेंगे तो राज्य के विधानमंडल की विधायी शक्ति के साथ सह अस्तित्व में होता है, ये तो बात सही है। ठीक है, दूसरा भी यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है आपको सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, बाकी तीसरा स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सीधे लिखा हुआ है कि राज्य विधायिका को पुनः समवेत होने 6 जो है माह के उपरांत अध्यादेश समाप्त हो जाता है। ठीक है, देखिए, जारी किया गया कोई आदेश होगा राज्य विधानमंडल के सत्र फिर से शुरू होने के 6 माह के उपरांत समाप्त हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर आर्टिकल जो है 263 के तहत एक स्थायी अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी। फैक्चुअल सा प्रश्न है, ये जो है सरकारी आयोग था, सरकारी आयोग 1900 आपको 83, केंद्र सरकार के द्वारा उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, नाम था इनका RS सकारिया, इन्हीं की अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंधों में 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था। और इसी में देखेंगे तो आर्टिकल 263 आपको देखने को मिलेगा, वो एक आपको अस्थायी अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना होनी चाहिए, ऐसा आपको बात कहा गया था। चौधरी रहमत अली के संदर्भ में बताना है कौन सा इसमें सही है। ठीक है, तो ये जो है आपका, देखें यहाँ पे, पहला पाकिस्तान शब्द का प्रतिपादन का श्रेय इनको जाता है। 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में इनके पाकिस्तान के निर्माण के विचार का समर्थन किया गया था। देखिए, पहला स्टेटमेंट तो सही है, ये चौधरी रहमत अली इन्हीं के दिमाग का उपज था पाकिस्तान शब्द। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे आपको सही नहीं है। 1940 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, ठीक है, इस प्रस्ताव का समर्थन जो है, देखें तो बताया जा रहा है कि निर्माण का विचार इनके समर्थन से किया गया था, ये बात सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या बनना चाहिए, ठीक है, केवल एक ही बनना चाहिए, ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल एक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ग्राम सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए, बताइए कौन सा सही है इसमें। ठीक है, देखिए, यह पंचायत क्षेत्र के सभी पात्र मतदाताओं को मिलकर बनी एक ग्राम स्तरीय की सभा होती है। ये ग्राम स्तर पर उन शक्तियों का प्रयोग कर ऐसा कार्य निष्पादित कर सकती है जो राज्य विधानमंडल के द्वारा निर्धारित किए गए हैं। तो यहाँ पे देखें तो दूसरा स्टेटमेंट तो आपका सही यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। ठीक है, ग्राम पंचायत के बारे में आप सभी को पता होगा, 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज आया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो पहला स्टेटमेंट सही नहीं होने का वजह क्या है। देखिए, पंचायत क्षेत्र में सभी पात्र मतदाताओं से मिलकर बनता है ग्राम स्तरीय सभा, ये लिखा गया है यहाँ पे। ठीक है, पंचायत क्षेत्र में सभी पंजीकृत मतदाताओं से मिलकर बनने वाला जो होता है ये। ठीक है, तो सभी नहीं, पंजीकृत जो होंगे उन्हीं से। ठीक है, तो ऐसे में स्टेटमेंट गई, थोड़ा सा पॉलिटी में शब्दों का गेम होता है। निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए, बताइए कौन सा इसमें सही है। देखिए, ट्रांसक्रिप्टोम एक कोशिका में विद्यमान सभी आरएनए अणुओं के पूर्ण समुच्चयन होता है जो डीएनए की आनुवांशिक जानकारी प्राप्त करता है। आरएनए एक न्यूक्लिक एसिड है जो सभी जीवित कोशिकाओं में मौजूद होता है। यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट ठीक है आपका, ठीक है, ऑप्शन आप लोग कर लिए होंगे, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। पैगाह मकबरे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए और बताइए कि इसमें कौन सा आपको सही है। ठीक है, देखिए, पैगाह मकबरा आसफ जहाँ और राजपूतानी शैली की वास्तुकला का एक सुंदर मिश्रण है। पैगाह हैदराबाद रियासत की सर्वोच्च श्रेणी है। ये लाल संगमरमर से बना हुआ है, उत्कृष्ट डिजाइन किए गए इंटीरियर के कारण आगंतुकों के लिए आकर्षित भी है। तो देखिए, ये तो बात इसमें सही है कि हैदराबाद रियासत में सर्वोच्च श्रेणी पैगाह आपको ये मकबरा हो गया। ठीक है, पहला स्टेटमेंट भी सही है, आसफ जहाँ और राजपूताना शैली की वास्तुकला का इसमें मिश्रण देखने को आपको मिलता है। ठीक है, ये दोनों बात आपका सही हो गया। तीसरा स्टेटमेंट देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो है ये सही नहीं है। तो ऐसे में जो है आपका इसका ये ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए अगला देखिए। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में अपने क्षेत्र में वनों को बहाल करने के लिए शाहबलूत के वृक्षों का आनुवांशिक रूप से संशोधित किया है। तो ये आपका करंट का क्वेश्चन है, ये संयुक्त राज्य आपका अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, डार्लिंग जो है 58 एक आनुवांशिक रूप से संशोधित किया हुआ है, अमेरिका का शाहबलूत में वृक्ष है। ठीक है,
अगला, उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार के संदर्भ में बताना है, कौन सा आपको सही है बताना है। ठीक है, देखिए, तो उच्चतम न्यायालय के विपरीत उच्च न्यायालय किसी साधारण कानून अधिकार को लागू करने के लिए रिट जारी कर सकता है। रिट क्षेत्र अधिकार संविधान के मूल संरचना का भाग है, यहाँ पे बताना है। तो देखिए, सिंपल सा बात है, उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्र अधिकार होता है, यानी हाई कोर्ट के। उच्चतम न्यायालय के विपरीत उच्च न्यायालय किसी साधारण कानूनी में रिट जारी कर सकता है, सही है। और रिट क्षेत्राधिकार संविधान के मूल संरचना का भाग भी है, तो यहाँ पे तो आपका ऑप्शन सी ही बन जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 41, अनुच्छेद 161 के तहत दी गई राज्यपाल की क्षमादान शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इसमें कौन सा आपको सही है। राज्यपाल का क्षमादान यहाँ पे राष्ट्रपति नहीं है, ठीक है। देखिए, वो मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है। अब देखिए, मृत्युदंड को तो क्षमा करने का अधिकार नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा ऐसे। वह उस विषय से संबंधित जिससे संबंधित राज्य के कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, किसी विधि के विरुद्ध किए गए अपराध के लिए सिद्ध दोष किसी व्यक्ति को क्षमा कर सकता है। दूसरा स्टेटमेंट क्या हो गया, सही हो गया, तो ऑप्शन यहाँ पे भी ही बनेगा। देखिए, अनुच्छेद आप पढ़ेंगे जब 161, ठीक है, तो इसमें आपको स्पष्ट रूप से बताया गया है राज्यपाल का क्षमादान का शक्ति का उल्लेख किया गया है, ठीक है। और इसमें बताया गया है कि मान लीजिए राज्य के दायरे में, ठीक है, और दंड को क्या कर सकते हैं, थोड़ा विराम लगा सकते हैं, परिहार दे सकते हैं, सब चीज़। मृत्युदंड के बाद जो है क्षमा देने की बात तो कहीं नहीं की गई है, ठीक है। चलिए 40, ये कितना हो गया आपका, 41 हो गया, 42 देखते हैं। देखिए, भारत के जो है आपको उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों के संदर्भ में विचार करके बताना है, बताइए कौन सा सही है इसमें। कोई व्यक्ति जो भी उच्च न्यायालय के 10 वर्षों से अधिक समय तक अधिवक्ता रह चुका है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। संविधान के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल साथ साथ उसकी न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं की गई। तो बिल्कुल ये आसान सा प्रश्न आप लोग आंसर कर लिए होंगे, ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, कोई मिनिमम एज जो है डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक है। और साथ साथ बता दिया जाए तो 10 वर्ष से अगर कोई काम कर रहा है, ठीक है, अधिवक्ता वगैरह रहा है, तो वो बन सकता है। दोनों ही बात क्या है, सही है, ठीक है। तो ऐसे में ये क्लियर हो गया होगा। आप लोग कमेंट में लिखें अधिकतम एज जो है कितने तक ये बने रह सकते हैं। चलिए बता ही देते हैं, 65 वर्ष तक, ठीक है, 65 वर्ष आयु तक बने रह सकते हैं। बाकी कार्यकाल वगैरह तो खैर इनका कोई निर्धारित है नहीं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का। अगला देखिए, हाइपर जो है सोनिक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन वाहन, इस संदर्भ में बताना है, बताइए कौन सा इसमें सही है। यह रैमजेट इंजन द्वारा मानव रहित प्रदर्शन विमान होता है। ये प्रणोदक के लिए वायुमंडलीय ऑक्सीजन का उपयोग करता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो आपका ये ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा, ठीक है, प्रणोदक के लिए वायुमंडलीय ऑक्सीजन का उपयोग करता है, ठीक है। पहला सही नहीं होगा। हाइपरसोनिक जो आपका प्रौद्योगिकी प्रदर्शन है, इसमें एक जो है आपका स्क्रीम जेट इंजन द्वारा संचालित स्वदेशी रूप से विकसित वाहन है, ठीक है। तो ये आपका पहला स्टेटमेंट ऐसे गलत हो गया। अगला देखिए, भारत के, चलिए जूम कर लेते हैं थोड़ा, राष्ट्रपति के संदर्भ में बताना है। अच्छा प्रश्न है, देखिए, तो यहाँ पे ध्यान देंगे, वो कितनी बार भी पुनः निर्वाचित हो सकता है राष्ट्रपति, बिल्कुल हो सकता है, पात्र है, एक से ज़्यादा बार बन सकता है। उसे संविधान द्वारा निर्धारित परिलब्धियों और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। इसमें क्वालिफाइड और पॉकेट वीटो की शक्तियाँ निहित होती है। देखिए, तो इसमें देखेंगे तो क्या पूछा गया था, सही पूछा गया था, तो पहला स्टेटमेंट सही है, ठीक, पहला एपिस सही है। ये क्वालिफाइड और पॉकेट वीटो की शक्तियाँ निहित होती है, ये ऐसा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। और जहाँ तक दूसरा है, तो संविधान द्वारा निर्धारित परिलब्धि और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे, ये नहीं प्राप्त होता है। संसद के द्वारा निर्धारित जो परिलब्धियाँ है भत्ता है, यही उसका अधिकारी होता है। संविधान के द्वारा कोई नहीं निर्धारित किया गया, संसद के द्वारा। तो बाकी दोनों गलत हो गया होगा। चलिए आगे जो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या ये है आपका 45, फायर जो है एल्ड पहल के संदर्भ में बताना है, बताइए कौन सा इसमें आपको सही है। इसका उद्देश्य वनाग्नि को प्रभावी ढंग से प्रभावित करने वाला कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करना है। इसमें विश्व आर्थिक मंच के द्वारा लॉन्च किया गया है फायर एड। तो फायर एड जो है जलवायु परिवर्तन के परिणाम, इस जंगल में जो जैसे आग की गंभीरता हो गई, ठीक है, आग का प्रसार हो जाता है, आवृत्ति सब में वृद्धि है, इन्हीं सभी को लेकर इनको जो है कम करने के लिए जो है ये किया गया है। तो वैश्विक मुद्दे समाधान करने के लिए विश्व आर्थिक मंच के द्वारा किया गया, दोनों ही सभी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। निम्नलिखित कार्यों में से कौन से किसी राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है, ठीक है।
मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है, पूछा गया। ठीक है, ध्यान देंगे। तो सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को सलाह देना, ये तो नहीं होगा। राज्य अंतर परिषदीय का अध्यक्ष करता है और राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। तो राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे सी। ठीक है, राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? तो मुख्यमंत्री ही होता है। ठीक है, बाकी जो है अंतर राज्य परिषद और नीति आयोग के प्रशासनिक परिषद का सदस्य होता है, और दोनों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो अंतर्राज्यीय परिषद की अध्यक्षता इसके द्वारा नहीं की जाती है, प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 47, भारत में पंचायती राज के विकास के संदर्भ में बताना है, कालक्रम सजाना है आपको, और यहाँ पे बताना है कौन सा सही होगा। ठीक है, देखिए ये कालक्रम लगाना है, कब कौन समिति आई, एक्चुअल सा प्रश्न है एक आपका। ठीक है, यहाँ पे अशोक मेहता समिति है, जीवी के राव है, थोंगन समिति है, एम सिंह समिति है। देखिए पंचायती राज के समय अगर देखें तो इसमें जो हो जाएगा अशोक मेहता। ठीक है, इसके बाद आपका जीव के राय और फिर सिंघवी, थोंगन जो है बाद में आया था। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, आगे देखते हैं 48, राज्य निर्वाचन आयोग के संदर्भ में बताना है। ठीक है, आप लोग जो है बताएंगे ये समितियां जो कब आई थी, कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के बता सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के संदर्भ में नीचे दिए गए कथन में कौन सा सही नहीं, इसमें बताना है कौन सा गलत है, बताइए। ये भी आसान सा प्रश्न है। देखिए राज्यपाल द्वारा नियुक्त एक राज्य चुनाव आयुक्त होता है, राज्य निर्वाचन आयोग के संदर्भ में बताना है। ठीक है, तो पहला है कि राज्यपाल के द्वारा नियुक्त एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है, वह राज्यपाल के चुनाव के लिए मतदान सूची भी तैयार करता है। निर्वाचन आयोग सही है, ये भी तो सही ही हो गया। राज्य चुनाव आयोग की सेवा की शर्तों में उनकी नियुक्ति के बाद उनके लिए अलंकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये भी सही। और भारत निर्वाचन आयोग के समग्र देख रेख में काम करता है, ये जो है सही नहीं है, ऑप्शन यहाँ पे डी बन जाएगा। आगे देखिए प्रश्न संख्या जो है देखते हैं 49, पंचायतों की अवधि के संदर्भ में बताना है कि बताइए कौन सा सही है इसमें। ठीक, देखिए बाकी ऑप्शन यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा आपको। पहला लिखा है कि हर स्तर पे पंचायतों को 5 साल का कार्यकाल प्रदान किया गया है। तो ये बात क्या है, आपको हर स्तर पे जो है 5 साल का ही दिया गया है, तो आप लोग सही कर लिए होंगे, आसान सा था स्टेटमेंट। किसी पंचायत के समय से पहले भंग हो जाने पे हर बार नए सिरे से चुनाव कराया जाना चाहिए। समय से पूर्व विघटन के बाद पुनर्गठित एक पंचायत समिति को 5 वर्ष के पूर्ण अवधि के लिए लाभ नहीं मिलता है। बिल्कुल सही बात है। मान लीजिए कोई पंचायत समिति बनी है, विघटन हो गया 2 साल बाद, तब 3 साल के लिए कोई चुना जाएगा। ठीक है, तो ये बात पूर्ण अवधि का लाभ तो नहीं मिलेगा, ये भी सही हो गया। दूसरा यहाँ पे जो है आपका स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि किसी पंचायत के समय पहले भंग हो जाने पर हर बार नए सिरे से, ये देखिए शेष अवधि के लिए होता है। ठीक है, और नई पंचायत के गठन के लिए कोई चुनाव कराने की आवश्यकता भी इसमें नहीं होती है, 6 महीने के लिए जो है बढ़ा भी दिया जाता है। ठीक, चलिए तो यहाँ पे 1-3 सही है और 1-3 तो ऑप्शन आपको सी में ही दिख रहा है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 50, निम्नलिखित पे विचार कीजिए, कथन कारण है यहाँ पे। भारत का राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, बहुत ही आसान सा स्टेटमेंट पूछा गया है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकती है। यहाँ बताना है कौन सा सही है। पहला तो सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि भारत का राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। संसद में आपका लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आता है। संसद के दोनों सदनों के द्वारा कोई भी विधेयक पारित हो गया, अब राष्ट्रपति सहमत नहीं है तो कानून कैसे बनेगा? राष्ट्रपति को साइन तो होना ही चाहिए, तो नहीं बन सकता है, भी सही है। ठीक है, तो ऐसे में ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए सही हो जाएगा। तो चलिए हम लोग 50 प्रश्न फिनिश किए और बाकी आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, और मेरे अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 50 प्रश्न सफिशियंट है। ठीक है, नहीं तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि 33, 33 और 34 के फॉर्मेट में भी काम कर सकते हैं, यानी एक टेस्ट सीरीज को 3 पार्ट में बनाया जाए, तो लेक्चर का लेंथ लंबा नहीं होगा और आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा, तो हो सकता है याद करने में भी एट ए टाइम प्रॉब्लम हो। ठीक है, ह्यूमन ब्रेन जो है आपको पता है 45 महीने तक 45 मिनट तक 45 मिनटों तक ज़्यादा एक्टिव होता है अगर कोई आप काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद कंटिन्यूटी में थोड़ा काम करते हैं तो थोड़ा सा क्या होता है, एफिशिएंसी आपका कम होता है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग का भी एक प्रोसेसर है, जैसे कंप्यूटर में आपके पास प्रोसेसर है। ठीक है, तो इसका भी एक कुछ लिमिटेशन होता है, कुछ दायरा। इसका तो ऐसा नहीं है कि आप 2 घंटे अगर टेस्ट लगा लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। लिमिटेशन इस मायने में नहीं बात कर रहा हूँ, मैं रिटेन करने के मायने में बात कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट करके बताएंगे 2 भाग में करें या 3 भाग में जो है टेस्ट को करें। चलिए तो इसमें इतना ही रखते हैं, बाकी जो है 51 से हम लोग करेंगे। चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।